जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है और इन सारे प्रश्नों को कई बार पूछा जा चुका है और आज का क्लास निश्चित तौर पे आप गौर से सुन लेते हैं और इसमें दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर याद कर लेते हैं तो 30 अंक निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न प्रतिवर्ष रहता है। तो आज का ये जो क्लास है यह इतिहास का जो तीसरा खंड है आधुनिक भारत, उससे जुड़ा हुआ सारा प्रश्न है। एक दो प्रश्न आगे पीछे मध्यकालीन भारत का ही मिलेगा आपको, लेकिन सारा प्रश्न इतिहास के खंड 3 का है। इसमें पहला प्रश्न हमारा है कि मीराबाई पर टिप्पणी लिखें, या मीराबाई कौन थी, या मीराबाई के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप लिखेंगे मीराबाई भक्ति आंदोलन की सबसे महान महिला संत थी। इसे उत्तर भारत का अंडाल कहते हैं। इनका जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेरता राजघराने में कुशली नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। मीरा बचपन से ही भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन रहती थी और कृष्ण को अपना पति स्वरूप मानती थी। पर इनका विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राजा राणा संगा के पुत्र भोजराज से हो गई। भोजराज की अचानक मृत्यु हो जाने से मीराबाई विधवा हो गई और वह कृष्ण की में पूर्णतः लीन हो गई। लेकिन भोजराज के बाद विक्रमादित्य चित्तौड़ का शासक बना तो मीरा के साथ उनका संबंध अच्छे न रहे और मीरा को जहर देकर मारने का प्रयास किया, लेकिन जहर मीरा का कुछ बिगाड़ न सका और मीरा वहां से भागकर मेरता अपने चाचा ब्रह्मदेव के पास आ गई। जब जोधपुर ने मेरता को जीत लिया तो मीरा वहां से द्वारिका चली गई, जहां कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अनेक पदों का संकलन किया, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और अंत में 1573 में मीराबाई की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये थे मीराबाई और इस प्रश्न को भी 3 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है सिविल लाइन क्या है, या सिविल लाइन से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारतीयों की एकता और उग्र प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए भारतीयों की बस्ती से अलग एक नई सुरक्षित बस्ती बसाई, जिसके चारों ओर दीवार और दीवार के बाद पुलिस की प्रचुर व्यवस्था किया। उसी सुरक्षित बस्ती को सिविल लाइन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है विदेशी लेखकों व कलाकारों ने सिपाही विद्रोह को किस रूप में देखा। मतलब कलाकारों और लेखकों ने सिपाही विद्रोह को किस रूप में देखा। तो विद्वानों, विचारकों, लेखकों और कलाकारों ने सिपाही विद्रोह को अलग अलग रूप में देखा। पहला बात आता है जॉन लॉरेंस का। जॉन लॉरेंस ने इस विद्रोह को, मतलब सिपाही विद्रोह को, सैनिक विद्रोह कहा तथा इसका मूल कारण चर्बी वाला कारतूस बताया। दूसरा विचार शीले का है। उन्होंने कहा था यह पूर्णतः देशभक्ति से रहित स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था। तीसरा विचार रॉबर्ट थॉमसन का है, जिन्होंने कहा केवल सैनिक विद्रोह था। चौथा विचार दिया है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। इसने सिपाही विद्रोह को हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र के परिणाम बताया। टी.आर. होम्स ने सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया। एल.ई.आर. रीज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कहा। वी.डी. सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम कहा। डिजरायली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। अगला प्रश्न है 1857 के क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, स्पष्ट करें।
1857 के क्रांति के या सिपाही विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, स्पष्ट करें। आप लिखेंगे 1857 के सिपाही विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण थे, नंबर 1, कुशल नेतृत्व का अभाव। क्या था? कुशल नेतृत्व का अभाव। क्रांति का राष्ट्रीय नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो अत्यंत वृद्ध थे, जिनमें कुशल नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। इसके अलावा नाना साहब, लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल आदि क्षेत्रीय नेता थे। इस तरह अयोग्य नेतृत्व के कारण यह विद्रोह क्या हो गया? असफल हो गया। दूसरा, विद्रोह का समय से पूर्व हो जाना। विद्रोह का समय से पूर्व हो जाना। विद्रोह की तिथि 31 मई को तय की गई थी, लेकिन मंगल पांडे को फांसी दे दिए जाने के कारण और शोषणपूर्ण नीति के कारण सिपाही बौखला गए और 10 मई को ही विद्रोह प्रारंभ हो गया। मतलब समय से पूर्व विद्रोह का प्रारंभ होना यह भी असफलता का कारण था। तीसरा, देशी राजाओं के द्वारा विद्रोहियों का सहयोग देना। देशी राजाओं के द्वारा विद्रोहियों का सहयोग देना। क्रांति के समय भारत के कुछ रियासत जैसे राजस्थान, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात के शासकों ने अपने क्षेत्र में विद्रोह को फैलने नहीं दिया। वहीं ग्वालियर, पटियाला, हैदराबाद जैसे बड़े रियासतों ने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया, जो विद्रोह की असफलता का कारण बना। चौथा है विद्रोह का सीमित क्षेत्र। क्या है? विद्रोह का सीमित क्षेत्र। यह विद्रोह निर्धारित तिथि से पहले होने के कारण संपूर्ण क्षेत्र में व्यापक रूप से फैल न सका, जो क्रांति की असफलता का कारण बना। पांचवा कारण है गोरखा और सिखों द्वारा अंग्रेजों की मदद करना। हमारे देश में कुछ सैनिक गुट है, जैसे गोरखा, सिख बटालियन ने विद्रोहियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया। इस कारण भी विद्रोह में हम हार गए। इसके अलावा शिक्षित वर्गों की उदासीनता, विद्रोहियों के पास संसाधनों का अभाव और अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सिपाही विद्रोह में, सैनिक विद्रोह में या 1857 के क्रांति में भारतीयों के पराजय का या सैनिकों के पराजय का मूल कारण बना। अगला प्रश्न है 1857 के क्रांति के परिणाम को लिखें। मतलब 1857 के क्रांति के क्या परिणाम हुए, उसी के बारे में चर्चा करना है। तो पहला है महारानी विक्टोरिया का घोषणा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष था। उसे दूर करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसके अनुसार भारतीय राजाओं ने गोद लेने का अधिकार मिल गया। देशी रियासतों को अंग्रेजी राज में विलय न करने की घोषणा की गई तथा यह भी घोषणा किया गया कि भारतीयों के रीति रिवाज में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यह तो अच्छा परिणाम हुआ। दूसरा, सैनिक संगठन में परिवर्तन। तो भारतीय सेना में पहले अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:6 था। मतलब 1 अंग्रेज था और 6 भारतीय था। विद्रोह के बाद कर दिया गया 1:3 कर दिया गया और तोप का भार अंग्रेज सैनिकों को सौंप दिया गया। तीसरा परिणाम हुआ शासन में परिवर्तन। मतलब 1857 के विद्रोह के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का शासन महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। अगला है चौथा परिणाम हुआ फूट डालो और शासन करो की नीति की शुरुआत। 1857 के क्रांति के दौरान भारत के हिंदू और मुसलमान में एकता का परिचय दिया। अंग्रेजों ने इस एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और इसी नीति के तहत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करा दिया। और पांचवा परिणाम हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और इसी चेतना
के संगठित होने पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना तेज हो गई, जो आगे चलकर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, मतलब आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है 1857 के क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालें। 1857 के क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालें अथवा इनके महत्व को रेखांकित करें, या 1857 के क्रांति, 1857 के विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी या सैनिक विद्रोह, स्पष्ट करें। 3 तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर एक ही होगा। आप लिखेंगे 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक युगांतकारी घटना थी। इस क्रांति के महत्व एवं स्वरूप के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का एक दल इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई की संज्ञा दिया है, तो कुछ विद्वानों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर ने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा है। इंग्लैंड के एक राजनीतिज्ञ टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष कहा। वास्तव में यह विद्रोह अंग्रेजों के 100 वर्षों के शोषणपूर्ण नीति का परिणाम था। इस क्रांति में सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से क्या लिया? लोहा लिया। इस क्रांति में भारत के राजनीतिक रंगमंच पर लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहब जैसे क्रांतिकारियों का सहारा ने साहस का परिचय दिया। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संबंध में कहा है, एक कविता लिखी है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह क्रांतिकारियों ने अपने साहस के बल पर अंग्रेजों के ईंट से ईंट बजा दिए। यद्यपि कुछ स्वार्थी राजाओं के कारण यह विद्रोह सफल न हो सका, लेकिन क्रांति के बाद लोगों के मन में जो चेतना जगी, इसे दबाना संभव नहीं था, और यही चेतना आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मार्ग का प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्यों? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्यों? आप लिखेंगे, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ऐतिहासिक कारणों से लागू किया गया, क्योंकि 1929 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा, लेकिन संविधान सभा ने 26 जनवरी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट क्या है, इसे काला कानून क्यों कहते हैं? रॉलेट एक्ट क्या है, इसे काला कानून क्यों कहते हैं? उत्तर होगा, भारत में उठ रही राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए ब्रिटेन की संसद ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक दमनकारी कानून पारित किया, जिसे ही रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट का नारा था, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं तथा कोई अपील नहीं, इसीलिए इसे काला कानून कहते हैं। यह कानून 1919 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे? आप लिखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के निम्नलिखित कारण थे। पहला, तिनकठिया व्यवस्था। दूसरा, बागान मालिकों द्वारा किसानों पर किया जा रहा अत्याचार, या यूं कहें किसानों पर किया जा रहा अत्याचार। तीसरा, ऊंची भूराजस्व की दर, मतलब लगान का दर ज्यादा होना। चौथा, किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य न मिलना।
अगला प्रश्न है, डांडी मार्च से आप क्या समझते हैं? डांडी मार्च क्या है या डांडी मार्च से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, अंग्रेजों ने जब नमक पर राजस्व बढ़ा दिया, मतलब कर बढ़ा दिया, अंग्रेजों ने जब भारत पर राजस्व बढ़ा दिया, तब उसके विरोध में महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ एक यात्रा निकाली तथा 24 दिनों में 240 मील की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के में स्थित डांडी नामक गांव में पहुंचे और अगले दिन समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसे ही डांडी यात्रा या डांडी कूच के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखें या चंपारण सत्याग्रह क्या है? या इस प्रश्न को लिख सकते हैं आप, इसका उत्तर दे सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो चंपारण बिहार का एक प्रमुख जिला है जहां 19वीं सदी में गोरे बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध किया। इसके तहत किसानों को अपने 20 कट्ठा जमीन के 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी थी। नील की खेती से भूमि की उर्वरता में कमी आती थी, अतः किसान इससे मुक्ति होना चाहते थे। यद्यपि 1908 में 3 कट्ठिया व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कानून पारित किया गया, लेकिन इससे किसानों की खास फायदा नहीं हुआ। दूसरी ओर जर्मनी में कृत्रिम नील के निर्माण से भारतीय नील की मांग में कमी आ गई और किसान के लिए यह घाटे का कारोबार हो गया। अतः 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए तथा किसानों के समस्या को सही पाया और उनके स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन चलाया, जिसे ही चंपारण सत्याग्रह के नाम से या चंपारण किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसमें गांधी ने किसानों से लिया गया 25% अवैध राशि को वसूल करवाई। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं? साइमन कमीशन क्या है या साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य बातों को लिखें या मुख्य प्रस्तावों को लिखें। आप लिखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद भारत में संवैधानिक विकास और सुधार के लिए एक आयोग का गठन करेगी प्रति 10 वर्ष पर। इस बात की जांच करेगा कि भारत में क्या क्या सुधार या परिवर्तन किया जा सकता है। इसी के तहत ब्रिटिश संसद ने सर साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय दूत मंडल भारत भेजा, जिसे ही साइमन कमीशन कहते हैं। यह कमीशन हमारे भारत में 3 फरवरी 1928 को आया। चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। चूंकि अंग्रेज गोरे होते हैं, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमुख प्रस्ताव है, द्वैत शासन को समाप्त किया जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की जाएगी, मताधिकार का विस्तार किया जाएगा, सेना का भारतीयकरण किया जाएगा, प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा ही जाता है, तो निश्चित तौर पे इसको याद कर लेंगे और उम्मीद है कि याद ही होना चाहिए अधिकांश छात्रों को कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, चाहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे, महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का युग पुरुष कहा जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी और बचपन का नाम मनु था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई थी और वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1888 में इंग्लैंड गए। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। इंग्लैंड से वकालत की शिक्षा प्राप्त करके जब वे स्वदेश लौटे तब बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दी। इसी दौरान अब्दुल्ला नामक भारतीय व्यापारी के मुकदमा को लेकर 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए,
जहां इन्होंने रंग भेद की नीति को देखा और इसके विरोध में सत्याग्रह किया। 20 वर्ष बाद ये अफ्रीका से 9 जनवरी 1919 को भारत आए, जहां इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानकर संपूर्ण भारत का दौरा किया और लोगों में राष्ट्रीयता का बीज बोया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तथा सत्य और अहिंसा पर चलते हुए 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रयास आंदोलन प्रारंभ किया और इन्हीं के प्रयास से आंदोलन यहां पर चलाया। शब्द छूट गया है। और उसके बाद इन्हीं के, यहां जोड़ देंगे आप लोग, इन्हीं के प्रयास से हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को वर्षों की दास्ता से मतलब गुलामी से मुक्त हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी तथा भारतीय लोग इन्हें बापू के नाम से पुकारते हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। इनकी मृत्यु पर हम लोग प्रतिवर्ष शहीद दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, इसके कार्यों की विवेचना करें। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, इसके कार्यों की विवेचना करें। आप लिखेंगे, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया, जो इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। यह आंदोलन एकाएक इतना व्यापक स्वरूप धारण कर लिया कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत भारत से सफाया हो जाएगा। इस आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने कठोर दमन चक्र चलाया, लेकिन इसका खास फायदा नहीं हुआ। अतः परिस्थिति को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के सभी रियासतों, राजनीतिक दलों में राजनीतिक दलों को ब्रिटेन में बुलाया। यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन, ये लाइन गलत है। दलों को ब्रिटेन में, दलों को यहां पढ़ लेंगे, ब्रिटेन में बुलाया। और यहां का जो लाइन है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको नहीं पढ़ेंगे आप लोग। राजनीतिक दलों को ब्रिटेन में बुलाया, लेकिन उसमें कांग्रेस और गांधी शामिल नहीं हुए। अतः गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। रैमजे चाहते थे कि किसी भी शर्त पर आंदोलन को स्थगित करना, अतः गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए, लेकिन सांप्रदायिकता के प्रश्न पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। पुनः 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन कांग्रेस के सभी नेता जेल में होने के कारण कांग्रेस का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ। अतः 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हिंदू समाज से हरिजनों को अलग कर दिया और फूट डालो और शासन करो की नीति का विस्तार किया। मतलब गोलमेज सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव को कम करना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें। कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें। आप लिखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 3 चरण हैं, इसमें उदारवादी चरण 1885 से 1905, 1905 से 19 तक गांधी युग, 1905 से 1919 तक उग्रवादी युग होगा। गलती लिखा गया, उग्रवादी युग। और 1919 से 1947 तक, सॉरी फिर से देखते, कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें। आप लिखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता के 3 चरण हैं, जिसमें उदारवादी चरण की बात करते तो 1885 1905 उदारवादी चरण है।
उग्रवादी चरण 1905 से 1919 और 1919 से 47 तक गांधीवादी युग था। इसमें उग्रवादी काल स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण काल था। उग्रवादी अंग्रेजों के विरुद्ध बंदूक के बल पर अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना चाहते थे। उग्रवाद के उदय के प्रमुख कारण थे, पहला, ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के मांगों के प्रति अपनाया जाने वाला उपेक्षापूर्ण नीति। अतः उग्रवादी याचना की जगह कठोर दमन में ज्यादा विश्वास करते थे, कठोरता में ज्यादा विश्वास करते। दूसरा, हिंदू धर्म पुनरुद्धार में भी उग्रवाद ने अहम भूमिका निभाई। तीसरा, भारत में बार बार पड़ने वाले अकाल और सरकार की उदासीनता। चौथा, लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीति। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल का एकमात्र लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति। तिलक का कहना था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, न कि भिक्षावृत्ति। अतः इन्होंने कहा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। बिपिन चंद्र पाल का कहना था कि यदि सरकार हमारे पास आकर भी कहे कि स्वराज ले लो, तो हम उनसे उपहार के लिए धन्यवाद कहते हुए कहूंगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं करता जिससे प्राप्त करने में हमें सामर्थ्य नहीं है। इस तरह उदारवादी हिंसक गतिविधियों के माध्यम से देश की स्वाधीनता कराना चाहते थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसमें उठाए गए मुद्दों का उल्लेख करें। आप लिखेंगे, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ। इसके प्रतिनिधियों का चयन एकल संक्रमणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर वयस्क मताधिकार के द्वारा किया गया। इसके एक सदस्य का चयन 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 थे। संविधान सभा में वैसे तो अनेक सारे मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन निम्नलिखित बातें थी। 389 था, लेकिन चयन हुआ था मात्र, पहले था 324, 296 का ही 389 तय किया गया था, 296 निर्वाचित थे, बाकी मनोनीत थे। मुद्दा क्या क्या था? देशी रियासतों का विलय किस प्रकार किया जाए, भारत में राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय लिपि क्या हो, शासन का स्वरूप कैसा हो, राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाए, पिछड़े वर्गों की पहचान कैसे हो, उसे कितना आरक्षण दिया जाए, प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार हो, सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद कैसे दूर हो, अल्पसंख्यक किसे कहा जाए, उसकी सुरक्षा किस प्रकार किया जाए, और दलित जातियों की सुरक्षा किस प्रकार किया जाए। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष इसको भी पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के निर्माण में भीमराव अंबेडकर के देनों का मूल्यांकन करें। आधुनिक भारत के निर्माण में भीमराव अंबेडकर के देनों का मूल्यांकन करें। आप लिखेंगे, आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। ये मानव जाति के मुक्ति के पुरोधा माने जाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क गए और बाद में इंग्लैंड के लंदन गए। इन्होंने अनेक धार्मिक साहित्यों का अध्ययन किया। इनके साथ साथ अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र का अध्ययन किया, आदि का अध्ययन किया। इसके फलस्वरूप इन्होंने भारतीय समाज की संरचना के विषय में जानकारी मिली। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने दलितों, स्त्रियों के साथ हो रहे अत्याचार को देखा। अतः इन्होंने स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किया। इनके जीवन पर 3 महापुरुषों कबीर, नानक और ज्योतिबा फुले का प्रभाव ज्यादा पड़ा है। इन्होंने दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन चलाया। दलितों के कल्याण के लिए संविधान में इनके रक्षण की बात किया। इनके कार्यों से आज भारतीय समाज में दलित परिवार में इनकी पूजा होती है। इन्हें संविधान का पिता कहते हैं। लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने हिंदू धर्म के प्रति
मन में विरोध उत्पन्न हो गया और हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया और अंत में 1956 में दिल्ली में महानिर्वाण को प्राप्त किया। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत के प्रश्न पर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया एक राष्ट्रव्यापी और जन आंदोलन था। आंदोलन के प्रमुख नकारात्मक कार्यक्रम थे सरकार से प्राप्त वैतनिक और अवैतनिक पदों को त्यागना, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना, सरकारी न्यायालय और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकार को कर न देना, सरकार को कर ना देना और मद्यपान निषेध करना। इसके रचनात्मक कार्यक्रम थे। राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की गई, आपसी विवाद को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत की स्थापना की गई, घर घर में चरखा बांटा गया, हथकरघा और बुनाई उद्योग को बढ़ावा दिया गया, हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित की गई। यह आंदोलन देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लिया। इसमें सभी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आंदोलन के विभीषिका को देखकर अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमन चक्र चलाया। दमन चक्र के कारण आंदोलनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौड़ी चौरा गांव में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाना को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। इसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डालें। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ किया गया दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के साथ साबरमती आश्रम से हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे प्रत्येक गांव में अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना, सरकार को कर ना देना, अफीम, शराब, अफीम और अन्य प्रकार के मादक द्रव्यों के दुकान पर धरना देना, विदेशियों के कपड़े की होली जलाना। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पर आंदोलन कोई प्रभाव नहीं आई। आंदोलनकारियों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, महिलाओं ने शराब की दुकान पर धरना दिया, बच्चों ने प्रभात फेरी लगाई। यद्यपि अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमन चक्र चलाया, लेकिन इससे आंदोलन के प्रभाव में कमी नहीं आई, बल्कि आंदोलन और विकराल रूप धारण कर लिया। इस आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया और भारतीय नेताओं से वार्ता करने का प्रयास किया, पर इसमें सफलता नहीं मिली। अंततः वार्ता को सफल बनाने के लिए गवर्नर लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया तथा 5 मार्च 1931 को उनके साथ एक वार्ता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें सरकार के द्वारा गांधी जी के सभी मांगों को मान ली गई और गांधी जी इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1931 में लंदन गए। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखें अथवा अगस्त क्रांति पर प्रकाश डालें। भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखें अथवा अगस्त क्रांति पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अंतिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अंतिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 के मुंबई के ग्वालियर से किया। इस आंदोलन का मूल कारण था भारतीयों के इच्छा के विरुद्ध भारत को दूसरा विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाना, क्रिप्स मिशन की असफलता, युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमत में असतत वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं का बाजार में उपलब्ध न होना।
महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन प्रारंभ होने के दूसरे दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। यद्यपि जयप्रकाश नारायण जेल की चारदीवारी को लांघकर भाग निकले और नेपाल चले गए और वहीं से गुप्त रहकर आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अरुणा आसफ अली ने निभाई। उन्होंने भूमिगत रेडियो के द्वारा आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ाया। इस आंदोलन के फलस्वरूप स्वरूप को देखकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निश्चय कर लिया और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर प्रकाश डालें या केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख करें। आप लिखेंगे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है जो इस प्रकार है। नंबर 1, संघ सूची। संघ सूची को केंद्रीय सूची भी कहते हैं। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के बातों का उल्लेख है। इस सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। इस सूची में पहले 97 विषय था जो बढ़कर 100 हो गई है। इसमें रेल, तार, बैंक, डाक, प्रतिरक्षा, राजमार्ग आदि विषयों को रखा गया है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची जिसे प्रांतीय सूची भी कहते हैं। इस सूची में जिन बातों का उल्लेख है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन विशेष परिस्थिति में राज्यसभा के अनुमोदन पर इसमें वर्णित विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में 66 विषय है जैसे पुलिस, जेल, भूराजस्व, मनोरंजन। अगला है समवर्ती सूची। इस सूची में पहले 52 विषय था जो वर्तमान में 47 हो गई है। इसमें वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है, लेकिन यदि किसी विषय पर दोनों में मतभेद हो जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। इस सूची में वर्णित विषय हैं शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण, वन। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजों ने पंजाब के 2 कांग्रेसी नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन गिरफ्तार कर लिया और उन्हें नजरबंद कर दिया। पंजाब के लोग अपने लोकप्रिय नेता की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जिला के जालियांवाला बाग नामक स्थान पर एक शांति सभा का आयोजन किया जिसमें लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हुए। इस गुप्त सभा की जानकारी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर को हंसराज मेहता ने दी। जनरल डायर जालियांवाला बाग में प्रवेश करने वाले एकमात्र गेट को घेर लिया और बिना सूचना के उस पर गोली चलाने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। दस मिनट में लगभग 16 राउंड गोली चलाई गई। इसमें लगभग हजारों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोगों की ही मृत्यु हुई थी। इस घटना को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेज सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। इस घटना से दुखी होकर गांधी ने, कैसर हिंद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सर तथा शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषता को लिखें। आप लिखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह विश्व का सबसे लंबा और बड़ा संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग हैं। दूसरा, इसके प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना पर बल दिया गया है। तीसरी विशेषता है हम संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। इसमें नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। यह लचीलेपन और कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। इसमें वयस्क मताधिकार का उल्लेख है, एकल नागरिकता का प्रावधान है,
स्वतंत्र न्यायपालिका है और भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के सबसे महान शासक थे। इनका वास्तविक नाम अली या गुरशास्प था। यह खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। इनका शासनकाल 1296 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच था। राजा बनने के पूर्व यह कारा मानिकपुर के सूबेदार थे। इन्होंने अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था। इन्होंने बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया था। इन्होंने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण किया था। मलिक मोहम्मद जायसी के दरबार में रहते थे। इनकी उपलब्धि नंबर 1, इन्होंने घोड़ा दागने की परंपरा चलाई थी, चेहरा लिखने की परंपरा चलाई थी, मूल्य नियंत्रण को लागू किया था, अस्थायी सेना का गठन किया था, सेना को नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की, दुधारू पशुओं पर कर लगाया, भवनों पर कर लगाया। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के उपलब्धियों पर प्रकाश डालें या कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखें। आप लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इन्होंने भारत में गुलाम वंश, जिसे दास वंश या मामलुक वंश के नाम से जानते हैं, की स्थापना किया। इनका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के बीच था। इनकी राजधानी लाहौर थी। यह बड़े उदार प्रकृति के थे। इनके उदार प्रकृति के कारण इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। इतिहासकार इनके उदार स्वभाव के कारण द्वितीय हातिम कहते हैं। हसन निजामी और फखू या मुदबिर विद्वान इनके दरबार में रहते थे। इनकी उपलब्धि इस प्रकार है, इन्होंने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा बनवाया, दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, बलबन के उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। बलबन के उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे बलबन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के महान शासकों में से एक थे। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक गुलाम के रूप में किया, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर विभिन्न शासकों के अधीन ऊंचे ऊंचे पद पर काम किया। यह इल्तुतमिश के द्वारा गठित चालीसा का सदस्य रहा। 1266 से 1286 तक दिल्ली के सुल्तान के पद पर काम किया। इनकी उपलब्धि नंबर 1, राजत्व में देवत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, रक्त और लौह की नीति की शुरुआत किया, नवरोज परंपरा की शुरुआत किया, सजदा और पैबोस की परंपरा को लागू किया, इल्तुतमिश के द्वारा गठित चालीसा को भंग कर दिया, गुप्तचर विभाग का गठन किया और सेना का नए सिरे से पुनर्गठन किया और नगद वेतन देने की परंपरा की शुरुआत किया। ये रहा इतिहास खंड 3, मतलब आधुनिक भारत टॉपिक से प्रतिवर्ष पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग निश्चित तौर पर इसको याद कर लेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।